ये कहानी है लखन और बिरजू नाम के दो दोस्तों की। लखन और बिरजू दोनों ही बचपन के पक्के दोस्त थे। समय के साथ साथ अब दोनों बड़े हो चुके थे और दोनों की शादियां भी हो चुकी थीं। लखन की पत्नी का नाम सीमा था और उसकी एक प्यारी सी बेटी भी थी। बिरजू की पत्नी का नाम नीलम था और उनका एक छोटा लड़का था। लखन और बिरजू दोनों ही बड़े व्यापारियों की दुकान पर मजदूरी का काम किया करते थे और मजदूरी से जो पैसे आते थे वो दोनों ही अपने घर पर दे दिया करते थे। लेकिन कुछ समय से लखन के पास कोई भी काम नहीं था, जिससे उनके घर में बहुत परेशानियां हो रही थीं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हमें घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। मेरे पास माँ के दिए जो कंगन थे उसे गिरवी रखकर जैसे तैसे इस हफ्ते का राशन आ पाया है। अब ऐसा और नहीं चलेगा। तुम कब से घर पर बैठे हो, कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी कोई काम मिल नहीं रहा है। तुम्हें तो पता ही है ना कि बाहर कितनी ज्यादा मुश्किलें चल रही है। मैं समझती हूँ, लेकिन तुम और भी कोशिश कर सकते हो। हमारे घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई का खर्च कैसे चलेगा? बिरजू को देखो, वो रोज काम पर जाता है और तुम रोज यूं ही खाली हाथ लौट आते हो। तुम बिरजू के पास जाकर ही उससे बात करो, हो सकता है वही तुम्हें कोई काम दिलवा दे। तुम ठीक कहती हो सीमा, मैं इस बारे में बिरजू से कुछ बात करूंगा। हो सकता है कि वो हमारी कोई सहायता कर दे। तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस मुझे कुछ दिनों का समय और दे दो। अगली सुबह लखन बिरजू के घर जाता है। घर पर कोई है क्या? बिरजू भाई, ओ बिरजू भाई, बाहर आओ। जी लखन भैया, बताइए कैसे आना हुआ? भाभी जी, बिरजू है क्या? जरा उसको बाहर बुला दीजिए। वो खेतों पर गए हैं। अगर आपको कोई जरूरी काम है तो आप खेतों पर जाकर उनसे बात कर लीजिए। लखन खेतों की ओर निकल पड़ता है। बिरजू, क्या तुम्हारे यहाँ कोई काम करने की जगह है क्या? मुझे भी कोई नौकरी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। देखो लखन भाई, मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ सेठ जी के पास चल सकते हो। अगर कोई काम होगा तो वो तो मैं जरूर दे देंगे। हाँ ठीक है, हम कल सुबह ही चलेंगे। लखन, आ गए तुम, चलो चलते हैं सेठ जी के पास। हाँ, मैं तैयार हूं, चलो चलते हैं और उनसे काम के बारे में बात करेंगे। दोनों दोस्त काम की तलाश में जंगल के रास्ते से निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा था, उन्हें चलते चलते काफी समय बीत गया था। तभी अचानक आसमान से जोरदार बादल गरजने की आवाजें आने लगती हैं और देखते ही देखते जोरदार बारिश भी शुरू हो जाती है। जोरदार बारिश की वजह से लखन और बिरजू दोनों ही एक पेड़ के पास रुक जाते हैं। बिरजू भाई, बारिश तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर इतनी बारिश में हम आगे बढ़ेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। हमें अभी कुछ देर यही रुकना होगा। तभी लखन की नज़र एक झोपड़ी पर जाती है। लखन बिरजू से कहता है, बिरजू भाई, वो देखो वहां पर एक कुटिया है।
चलो वहां किसी से सहायता मांगते हैं कि वो हमें थोड़ी देर अपने घर में रुकने दे, जब तक कि ये बारिश नहीं रुक जाती। दोनों दोस्त कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। कोई है क्या? हमें थोड़ी सी मदद चाहिए थी। जी हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। जब दोनों दोस्त अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि अंदर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई हैं। अम्मा, हमें थोड़ी मदद की तलाश थी। हम बाजार के लिए निकले थे और अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई और हम इसी जंगल में फंस गए। थोड़ी आश्रय की जरूरत थी। अगर आप बुरा ना मानो तो हम दोनों दोस्त यहाँ रख सकती है क्या? हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम जितनी देर चाहे यहाँ रुक सकते हो। दोनों दोस्त चुपचाप वहाँ बैठ जाते हैं। बूढ़ी माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी। खाने की बहुत ही सुगंधित खुशबू आ रही थी। खुशबू के कारण दोनों का ध्यान बार बार चूल्हे की तरफ जा रहा था, लेकिन वो ये सोचकर अपने मन को मान लेते कि बूढ़ी माँ ने जरूर थोड़ा सा ही खाना बनाया होगा। अम्मा उन दोनों की मन की बातों को पढ़ लेती हैं। आ जाओ बेटा, खाना खा लो। दोनों का मन तो काफी कर रहा था, लेकिन वो अपने मन को टालते हुए कहते हैं, नहीं अम्मा, आपने तो थोड़ा ही खाना पकाया होगा, पहले आप खा लो। नहीं बेटा, यहाँ हम तीनों के लिए पर्याप्त खाना है। आ जाओ बेटा, खा लो। अम्मा, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा स्वाद तो हमने आज से पहले कभी नहीं चखा। अम्मा, आप यहाँ इतने घने जंगल में अकेले रहते हो, आपका क्या कोई परिवार नहीं है? बेटा, मेरा भी एक जमाने में भरा फूला परिवार था। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। एक दिन अचानक से उस गांव में भयंकर तूफान के साथ बाढ़ आया और मेरे पति, बेटे, बहू, पोते सबको बाहर ले गया। बस मैं ही बच गई और अब मैं इस जंगल में रहती हूँ। मेरा अपना कोई नहीं है। अम्मा, आप इतने घने जंगल में अकेले कैसे रहती हो? अम्मा, आपको डर नहीं लगता? बेटा, डर किस चीज का? बस शुरू में थोड़ा अकेलापन सा लगा था, लेकिन अब इन सब की मुझे आदत सी हो गई है। अम्मा, अगर आप बुरा ना मानो तो आप हमारे घर चलकर रह सकते हो। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। मेरी माँ बहुत जल्दी मुझे छोड़कर चली गई। अगर आप हमारे साथ चलोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको यहाँ इस घने जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं। आप मेरे साथ चलो। नहीं बेटा, अब मैं यही खुश हूँ। ये जंगल ही मेरा घर है। मुझे अब इस शांति भरे माहौल में ही रहना अच्छा लगता है। लेकिन तुमने मुझसे पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है। अम्मा, अब बारिश रुक गई है। अब हम चलते हैं। एक बार आप फिर सोच लीजिए। अगर आप हमारे साथ चलना चाहे तो आप चल सकती है। नहीं बेटा, तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन मैं यहीं पर खुश हूँ। यह जंगल ही अब मेरा घर है। अम्मा, आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं। रुको बेटा, तुम मुझे बहुत सच्चे इंसान और ईमानदार लगे हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा अंदर से एक संदूक ले आती हैं और वो संदूक लखन और बिरजू को देते हुए कहती हैं, बेटा, ये मेरे जीवन की जमा पूंजी है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब ये मेरे किसी काम का नहीं। तुम दोनों इसे रख सकते हो और इसमें जो भी है उसे तुम आपस में आधा आधा बांट लेना। अम्मा, इसमें क्या है? तुम ही देख लो इसमें क्या है।
जब वो दोनों संदूक खोलते हैं तो संदूक में काफी सारे सोने के सिक्के होते हैं, जिसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतने सारे सोने के सिक्के। अम्मा, आप हमें इतने सारे सोने के सिक्के क्यों दे रहे हो? बेटा मेरा, अब यहाँ और कोई नहीं है और तुम मुझे बहुत साफ दिल के लगे और तुम्हारे पहनावे से तुम काफी गरीब और असहाय प्रतीत हो रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये देने का निर्णय लिया है। अब तुम दोनों इसे रख सकते हो। इस पर तुम दोनों का बराबर का अधिकार है। दोनों अम्मा को धन्यवाद कहकर अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं। आज वो दोनों बहुत खुश थे और आखिर खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके हाथ खजाना जो लग गया था। दोनों अपने अपने मन में अलग अलग सपने सजा रहे थे। इन पैसों से मैं सबसे पहले अपना कारोबार खोलूंगा और हाँ, अपना एक सुंदर सा घर भी बनवाऊंगा जिसमें एक बड़ा सा शीशा भी लगवाऊंगा। मेरी पत्नी को शीशा देखना बहुत पसंद है और इन पैसों से मैं अपनी बिटिया के लिए एक बस्ता भी लाऊंगा। वो काफी दिनों से मुझे बस्ता की मांग कर रही थी और उसका एक अच्छे स्कूल में नाम भी लिखवाऊंगा। इतने सारे सोने के सिक्के, इन सिक्कों से तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी और मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने लिए सुंदर सा घर बनवाऊंगा और उसमें नौकर चाकर भी लगवाऊंगा जो मेरे आगे पीछे घूमेंगे। इतने सारे सोनू के सिक्के से तो मैं आराम से बैठकर खा सकता हूं। मुझे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। बिरजू ये सोच रहा था, लेकिन तभी लखन बीच में बोल पड़ता है। बिरजू भाई, घर पहुंचकर हम इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे। लखन के मुंह से सिक्कों को आधा आधा बांटने की आवाज सुनकर बिरजू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो मन ही मन में सोचने लगता है, सिक्कों को आधा आधा बांटना मतलब मेरे सपने भी आधे आधे बांटना। भला इन सिक्कों को मैं इसके साथ क्यों बांटूं? मुझे ये सारे सिक्के चाहिए। मैं इन सिक्कों को भला आधा आधा क्यों बांटूं? मुझे तो ये सारे सिक्के अकेले ही चाहिए। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जो सिक्कों को केवल मुझे मिले? लखन तो घर पहुंचकर सिक्कों को आधा आधा तो कर ही लेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। वो सोचते सोचते आगे जा रहे थे। वो दोनों एक नदी के ऊपर से जा रहे थे। नदी को देखकर बिरजू के मन में एक उपाय आया और बिरजू ने बिना कुछ सोचे समझे लखन को उसी नदी में धक्का दे दिया। लखन जैसे ही नदी में गिरता है तभी वो बिरजू को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे बिरजू भाई, मुझे बचाओ, मैं नदी में गिर गया हूँ। बचाओ भाई, जल्दी से बचाओ। अरे लखन भाई, तुम इस नदी में गिरी नहीं हो। मैंने तुम्हें गिराया है जानबूझकर, ताकि ये सिक्के मुझे तुमसे बांटना ना पड़े। बिरजू चुपचाप वहां से खिसक जाता है और बेचारा लखन पानी में डूब जाता है। रात के समय जब बिरजू अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि लखन की पत्नी घर के बाहर अपने पति के आने का इंतजार कर रही है। जब सीमा ने बिरजू को देखा तो वो बिरजू से कहती है, भैया लखन जी अभी तक घर पर नहीं आए हैं। वो भी तो आपके साथ ही गए थे ना? बिरजू ने सारी बातें छिपाते हुए कहा, हाँ बहन, मैं और लखन दोनों साथ में ही गए थे और मैंने सेठ जी से लखन की बात भी करवाई थी और सेठ जी ने लखन को कल से काम पर आने को भी कह दिया था। इसके बाद लखन वहां से चला गया था और मैं अभी काम करके अपने घर लौटा हूं। ये सुनकर लखन की पत्नी काफी ज्यादा घबरा जाती है। भैया लखन जी अभी तक नहीं लौटे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ गई है। वो ठीक तो होंगे ना? मेरे दिल बहुत घबरा रहा है। चिंता मत करो बहन, हो सकता है कि उसने और कहीं भी
काम की तलाश की हो और ज्यादा रात होने की वजह से वो वहीं कहीं रुक गया होगा। आप सुबह तक का इंतजार करो, मुझे पक्का विश्वास है कि वो सुबह तक तो आ ही जाएगा। इतना कहकर बिरजू अपने घर की ओर निकल जाता है। लखन की पत्नी काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन बिरजू ने उसे सहमति जताते हुए कहा था कि वो सुबह होने का इंतज़ार करे, इसलिए उसने किसी तरह सुबह होने का इंतज़ार किया। दोपहर के 2 बज चुके थे, लेकिन लखन अभी भी अपने घर नहीं लौटा था, जिससे उसकी पत्नी घबरा गई और वो बिरजू के घर चली गई। भैया लखन जी अभी तक घर पर नहीं लौटे हैं। वो ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बिरजू परेशान होने का दिखावा करता है और कहता है, आप चिंता मत करो सीमा बहन, मैं अभी जाता हूँ लखन को ढूंढने और उसको अपने साथ ही लेकर आऊंगा। बिरजू सीमा को सहमति जताते हुए घर से निकल जाता है और थोड़े आगे पहुंचकर जंगल में ही बैठ जाता है। आपका पति तो अब कभी भी नहीं आएगा सीमा बहन, अब आपको ऐसे ही अकेले जिंदगी काटने पड़ेगी। थोड़ी देर यही रुकता हूँ, बाद में जाकर कह दूंगा कि मैंने उसको बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझको कहीं पर मिला ही नहीं, और उसके बाद में उन सोने के सिक्कों को बेचकर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये बात तो मैं अभी तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताई है। मुझे सबसे पहले ये बात अपनी पत्नी को बतानी होगी, वो भी बहुत ही खुश हो जाएगी। कल रात तो मैंने दबे पाव अपने कमरे में उन सोने के सिक्कों को छुपा दिया था, लेकिन अगर कहीं उन सोने के सिक्कों पर मेरी पत्नी की नजर पड़ गई तो वो सारे गांव में शोर मचा देगी। मुझे घर के लिए निकलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। बिरजू वहाँ थोड़ी देर आराम करता है और आराम करने के 4-5 घंटे बाद वो वहाँ से अपने घर निकल पड़ता है। वो निराश होने का दिखावा करके सीमा के घर पहुँच जाता है और सीमा को आवाज़ लगाता है, सीमा बहन, और सीमा बहन बाहर आओ। सीमा बाहर आती है तो वो सीमा को बताता है कि उसने लखन को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे लखन कहीं पर भी मिला ही नहीं। सीमा बहन, मैंने लखन को बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे लखन भाई कहीं पर भी नहीं मिले, पता नहीं वो कहाँ चले गए। तभी सीमा के पीछे से लखन बाहर आता है। लखन को अपने सामने जीता जाता देख बिरजू के पहलू तले जमीन खिसक जाती है। क्यों बिरजू भैया, मुझे देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? बिरजू लखन की बातों का कोई जवाब नहीं देता। बिरजू का दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि वो लखन को देखकर बहुत घबराया हुआ था और उसको लखन से डर भी बहुत लग रहा था। लखन ने अब तक सीमा बहन को सारी बातें बता दी होगी, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे यहाँ से जल्द ही चले जाना चाहिए, वरना ये लखन तो मुझे जेल भिजवा कर ही मानेगा। जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर भाग जाऊंगा, फिर ये लखन मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। लखन ने अभी तक सीमा को कुछ भी नहीं बताया था। बिरजू और लखन दोनों एक दूसरे को बस घूरे जा रहे थे। बिरजू बिना कुछ बोले दबे पैर वहां से चुपचाप खिसक लेता है। अरे बाप रे, ये तो बच गया, लेकिन ये बचा कैसे? इसको तो तैरना भी नहीं आता था। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर इस संदूक के साथ आज ही ये गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। बिरजू ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसको संदूक का ध्यान आता है और बिरजू संदूक के पास जाता है। अरे बाप रे, ये सब कैसे हुआ? कहीं मेरे सोने के सिक्के लखन ने तो नहीं ले लिए और उनकी जगह ये कंकड़ भर दिए। बिरजू ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर बिरजू के सामने बूढ़ी अम्मा आ जाती हैं। बूढ़ी अम्मा को अपने सामने देख बिरजू घबरा जाता है। अम्मा, आप यहाँ कैसे? अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मा मत बोल पापी कहीं का। तू बहुत चालाक और पापी व्यक्ति है। तुमने अपने दोस्त के साथ इतना बुरा कर्म किया, यही तुम्हारे कर्मों की सजा है। तुमने थोड़े पैसों की वजह से
अपने दोस्त को मारने की कोशिश की। अब लो, अब तुम्हारे पास ना पैसे हैं और ना तुम्हारा दोस्त। अब तुम सारी जिंदगी इतनी कंकर से खेलते रहना और अमीर बनने के सपने देखते रहना। अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफ उसे किया जाता है जिससे कोई भूल हुई हो, लेकिन तुमने तो एक गुनाह किया है। अपने दोस्त को जान से मारने की कोशिश की है तूने। किसी ईमानदार व्यक्ति की तुमने जान लेने की कोशिश की है और अभी यही तेरी सजा है। इतना कहकर अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। बिरजू को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। बिरजू अपने पास से सब कुछ गवा देता है जिसके उसने बहुत सारे सपने देखे हुए थे। लखन अपनी पत्नी सीमा के साथ अंदर चला जाता है। लखन के मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। मैं क्या करूं? मैं क्या वो बताऊं जो मेरे साथ हुआ? लेकिन अगर मैंने इसको ये बता दिया तो ये बहुत परेशान हो जाएगी। लेकिन बिरजू ने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल भी सही नहीं किया। लेकिन अगर मैंने ये बात सीमा को बताई, ये जरूर बिरजू को पुलिस के हवाले कर देगी। और अगर बिरजू जेल चला गया तो बिरजू के साथ साथ उसके मासूम घर वालों को भी इसकी सजा झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उनके घर में कमाने वाला तो सिर्फ बिरजू ही है। और अगर वो ही जेल चला गया तो उनका परिवार क्या खाएगा? नहीं नहीं, मैं बिरजू की सजा उसके परिवार को नहीं दे सकता। लेकिन बिरजू ने भी मेरे साथ सही नहीं किया है। मैंने इतने सारे सपने देखे थे, बिरजू ने सारे सोने के सिक्के छीन लिए और उसे के साथ मेरे सपने भी। लखन ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर भी बूढ़ी अम्मा आ जाती हैं। बूढ़ी अम्मा को देखकर लखन बहुत हैरान था, लेकिन बहुत खुश भी था। अम्मा, आप यहाँ कैसे हैं? और आपको मेरे घर का पता कैसे पता चला? लखन बेटा, मुझे सबका पता मालूम है और मैं कहीं पर भी आ जा सकते हैं। इतना कहकर अम्मा अपने जादू से एक संदूक मंगवाती हैं। अम्मा, ये तो वही संदूक है जो आपने मुझे दिया था। हाँ लखन बेटा, ये वही संदूक है और अब ये तुम्हारा हुआ। ये संदूक आपके पास कैसे आया? ये तो बिरजू के पास था। लखन बेटा, बिरजू के पास जो होना चाहिए था वो उसे मिल गया है और तुम्हारे पास जो होना चाहिए था वो यही है। अम्मा, इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। हाँ बेटा, और आज से ये तुम्हारा हुआ। इतना कहकर अम्मा वहाँ से गायब हो जाती हैं। ये कौन थी और ये अचानक से कहाँ चली गई? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं तो उन्हें साधारण इंसान समझता था। जरूर भगवान ने हमारी सहायता करने के लिए इनको हमारे पास भेजा होगा। इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारे सारे सपने भी पूरे हो जाएंगे। हाँ, इससे हम अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच के चलते हमारे पास जो भी होता है हम उससे भी हाथ धो बैठते हैं। राम राम।